अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शब्बीर अंसारी और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं गुज़श्ता दिनों होने वाले स्वीडन के वाक़े के बारे में। कुछ दिनों पहले बकरा ईद के दिन यानी कि ईद उल अज़हा के दिन मुसलमान जाते हैं अपनी नमाज़ अदा करने के लिए स्वीडन के शहर स्टॉकहोम की एक जामिया मस्जिद में, जहाँ पर एक शख्स हाथ में कुरान पाक लिए एहतिजाज करने की कोशिश कर रहा है। ये एहतिजाज हो रहा था गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ। तो वहाँ के मुसलमान अथॉरिटी से पूछते हैं और अथॉरिटी से इस बात को कायल करते हैं कि इस एहतिजाज को रोका जाए, लेकिन अथॉरिटीज़ जो है यानी कि पुलिस वाले जो वहाँ खड़े होते हैं वो उल्टा मुसलमानों को रोक देते हैं और उस शख्स को एहतिजाज करने देते हैं, ये कह कर के इसने परमिशन ले रखी है। और वो शख्स अपने प्रोटेस्ट को जारी रखता है और इस दौरान वो कुरान पाक को माज़अल्लाह जला देता है। ये ख़बर पूरी दुनिया में एक आग की तरह फैल जाती है और यहाँ से शुरू होता है स्वीडन का काउंटडाउन शुरू। ये एहतिजाज पूरी दुनिया के अंदर शुरू हो जाता है और ख़ास तौर पर 3 कंट्रीज़ के अंदर हमको मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, जिसके अंदर सबसे पहले है इराक, फिर है मोरक्को और उसके बाद है टर्की। एहतिजाज के दौरान मोरक्को स्वीडिश एम्बेसडर को अपने मुल्क से निकाल देता है और उनसे सफारती ताल्लुकात बंद कर देता है। और इराक के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। इराक के अंदर एम्बेसी, स्वीडिश एम्बेसी को तोड़ दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है। अगर आपके जहन में ये सवाल चल रहा है कि पाकिस्तान में भी तो एहतिजाज होता है लेकिन इराक में इतना ज़्यादा एहतिजाज क्यों है, तो इसकी वजह यह है कि ये बंदा असल में इराकी है। सलमान मोमिक के नाम से ये बंदा असल में इराकी है और ये 2 साल पहले ही एज अ रेफ्यूजी स्वीडन के अंदर शिफ्ट हुआ है। ये बंदा एक ट्रेंड मिलिटेंट है, यानी कि आईएस के साथ जब बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप लड़ रहे थे तो उसके अंदर ये कई सारे मिलिटेंट ग्रुप का पार्ट रहा है। ये बंदा मुकम्मल ट्रेंड याफ्ता है और ये एज अ मज़हब, अगर आप समझना चाहते हैं कि इसका मज़हब क्या है, तो इसका मज़हब कोई भी नहीं, ये एज अ एथियस्ट है। एथियस्ट वो लोग होते हैं जो दुनिया में किसी भी खुदा को मानते ही नहीं है, जो ये सब समझते हैं कि ये सब कुछ अपने आप चले आ रहा है। इस एहतिजाज का मामला ज़्यादा ख़राब तब होता है जब स्वीडिश के प्राइम मिनिस्टर आकर ये कह देते हैं कि ये फेल लीगल तो है लेकिन नामुनासिब है। और उसके बाद फिर एंट्री होती है टर्की के लीडर रजब तैयब अर्दगान की। तैयब अर्दगान साहब स्वीडिश प्रोडक्ट की बाइकाट का ऐलान कर देते हैं और साथ साथ में उनको नेटो का मेंबर बनाने से भी मना कर देते हैं। अगर नेटो के बारे में आपको नहीं पता तो नेटो बहुत सारे ममालिक की एक तंजीम है जिसके अंदर ये रूल है कि कोई भी नया मुल्क अगर नेटो का मेंबर बनना चाहता है तो उसको नेटो के जो मौजूदा ममालिक हैं उन तमाम ममालिक की रजामंदी हासिल करनी होती है। यहाँ पर नेटो का एक मेंबर टर्की भी है और टर्की इस बात से मना कर देता है कि अगर इस तरह के इक़दामात रहेंगे तो फिर हम स्वीडन को नेटो का मेंबर नहीं बना सकते। गवर्नमेंट के इस इक़दाम को कंडेम करते हुए हमें वीडियो मिलती है पुतिन की, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की, जहां पर वो दागिस्तान में ईद के दौरान ही वो वहाँ पर विज़िट करते हैं, वहाँ की जामिया मस्जिद पे जाते हैं, उनके इमाम साहब से मिलते हैं, जहाँ पर वहाँ के इमाम साहब उनको कुरान शरीफ गिफ्ट में देते हैं जो कि वो रिस्पेक्टली अपने पास रखते हैं। और साथ में इस एक्ट को जो कि स्वीडन के अंदर हुआ उसको कंडेम भी करते हैं और साथ में ये भी कहते हैं हम रशिया के अंदर किसी भी इस एक्शन को सपोर्ट नहीं करते, इवन कि हम इस तरह के किसी भी चीज़ को बढ़ावा नहीं देते। पूरी दुनिया के मुसलमान इस वाक़े से पुतिन साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। दुनिया के जो बड़े लीडर हैं वो कम से कम सामने आए और इस बात को कंडेम किया, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ का मामला ये है कि यूरोपियन कंट्रीज़ के कोई भी बड़े लीडर इस तरह से सामने आते ही नहीं है और इन बातों को कंडेम नहीं करते। इस वाक़े के बाद पूरी दुनिया से मुसलमानों की हेट देखने को मिलती है स्वीडन के लिए। यहाँ पर सिर्फ वाक़या ये नहीं है कि वाक़या हुआ, यहाँ पर मामला ये है कि वाक़े को गवर्नमेंट के अथॉरिटी से करने दिया गया। उनकी एक मेंटलिटी सेट हो गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से। यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ को ये सोचना होगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ हेट स्पीच के अंदर डिफरेंस क्या है। देखें, अगर आप पूरी दुनिया की आबादी को कैलकुलेट करें तो तकरीबन 8 अरब की आबादी बनती है, जिसके अंदर सिर्फ 2 अरब तो सिर्फ मुस्लिम्स हैं, यानी कि 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन आर मुस्लिम। तो यूरोपियन कंट्रीज़ को अपने कानून के ऊपर थोड़ा सा देखना होगा कि किसी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से किसी के ख़िलाफ़ आपने कार्टून बना दो, किसी के ख़िलाफ़ कुछ भी कर दो, किसी मज़हब के कुछ भी कर दो, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर यही चीज़ आप इसको उल्टा रिवर्स में देखें, आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई भी मुसलमान किसी किताब को जला रहा है, किसी मुक़द्दस किताब को जला रहा है या किसी के मुक़द्दस जो नाम है उनके हवाले से कुछ उल्टा सीधा कह रहा है, क्यों हमारे इस तरह की तालीमात नहीं है और ना ही हम इस बात को फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से इस बात के पीछे छुपना चाहते। अब गाइस, इस वाक़े से हमें 2 बड़े बड़े सबक मिलते हैं। हम लोगों को दुनिया भर से इस तरह से मजबूत टाइज़ बनाने होंगे, इकनॉमिकल टाइज़ या दीगर जिस तरह से भी टाइज़ बनते हैं, जो भी जहाँ पर आप एक दूसरे के साथ काम आते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे का ज़रिया भी बनते हैं और एक दूसरे की प्रॉब्लम भी आप बन सकते हैं। तो अगर कोई मुल्क अपने कानून के हिसाब से बोलता है कि भाई नहीं, हमारे पास तो ये कानून है, हम इस तरह से कर सकते हैं, तो आप उसको काउंटर कहाँ पर करेंगे। आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी इस तरह से मजबूत होनी चाहिए कि आप उस फ़ॉरेन पॉलिसी का इस्तेमाल करें और उस मुल्क को घुटने पे लेकर आएँ ताकि वो इन इक़दामात की रोकथाम के लिए इम्प्लीमेंट करें। दूसरी चीज़ हमारे लिए ये है कि अगर
कोई गवर्नमेंट इस तरह के इक़दामात को कंडेम नहीं करती है और इवन के उसको सपोर्ट करती है। और हमारे यहाँ मुस्लिम्स के अंदर कोई इस तरह की मेजॉरिटी, कोई कंट्री है नहीं है, कोई इस तरह की लीडरशिप नहीं है जो कि इन इक़दामात को रोके या इन इक़दामात को ऐसा काउंटर जवाब दे जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर इम्पैक्ट पड़े। तो होगा ये कि आम जैसा बंदा वो हथियार उठा लेगा, वो एक मिलिटेंट ग्रुप का हिस्सा बन जाएगा, वो हथियार उठा लेगा और वो कहेगा मैं खुद ही इन तमाम चीज़ों को फिर सेट करने लग जाऊंगा। और जब फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद क्या होगा, इसकी लाश आपको कहीं ना कहीं किसी कोने खांचे पे पड़ी हुई नजर आए। और इन सारे वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए यूरोपियन कंट्रीज़ को, स्पेसिफिकली यूरोपियन कंट्रीज़ को अपने कानून इस तरह के बनाने होंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के बिहाफ में कोई भी इस तरह का वो वाक़या नहीं होने दें जहाँ पर उनकी कानूनी सपोर्ट हो। आगे पीछे लोग तो ऐसे सरफिरे तो पूरी दुनिया के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट की सपोर्ट उसके अंदर कर देते हैं तो ये एक चीज़ ऑफिशियल हो जाती है और यहाँ पर ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता है। अगर आप अपनी गवर्नमेंट के थ्रू इस तरह के लोगों को बढ़ावा नहीं देंगे तो हम इस तरह के वाक़यात से बच सकते हैं। यहाँ पर हम पुतिन साहब के लिए दुआ गो हैं कि वो इस जंग से बाहर आ जाएं। यूक्रेन और रशिया के अंदर जो वार चल रही है, अभी रिसेंट वाक़े के अंदर उनके एक बहुत बड़े डैम के अंदर, यूक्रेन में एक बहुत बड़ा डैम है जिसको रशिया ये कह रहा है कि यूक्रेन ने गिरा दिया है, यूक्रेन ने तोड़ दिया है, और यूक्रेन ये कह रहा है कि इसको रशिया ने तोड़ दिया है। अब हुआ ये कि बहुत ही बड़ी तादाद में वहाँ से पानी फ़्लो हो रहा है जो कि आम इंसानों के घर पर जा रहा है। वो उसमें इन लीडर्स के ऊपर कुछ भी नहीं होगा, वो आम इंसान उसके अंदर सफ़र करेंगे, उनके घर बह जाएंगे, उनकी मवेशियाँ बह जाएंगी, उनके जानों को भी नुकसान होगा और उनके मालों को नुकसान तो होगा ही। तो ये पूरी इंसानियत के लिए मामला है कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इंसान का नुकसान हो रहा है। हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला इस जंग को ख़त्म करे, दोनों तरफ अमन और सलामती लेकर आए। गाइज़, मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।